रत्नेश CS चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रत्नेश क्लासेस ऐप आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए वित्तीय साक्षरता अभियान के ऊपर। तो वित्तीय साक्षरता अभियान भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल के द्वारा ये संचालित हुआ था। ठीक है, इसमें एड्रेस भी लिखा होशंगाबाद रोड भोपाल 462011 मध्य प्रदेश। इसमें एक्चुअली में इस वित्तीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में वित्तीय साक्षरता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। तो यही क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में जो भी प्रशिक्षण है, यही प्रशिक्षण हम अभी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। जैसे कि प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत खाताधारकों को बचत बैंक खातों के लिए पासबुक जारी करना अनिवार्य है? तो क्या लिखा है, व्यक्तिगत खाताधारकों को बचत बैंक खातों के लिए पासबुक जारी करना अनिवार्य है। मतलब यदि किसी का पर्सनल अकाउंट बैंक में है तो क्या पासबुक का कंपलसरी है कि पासबुक इशू होनी चाहिए? तो उत्तर दिया हुआ है, बैंक को चाहिए वे सभी व्यक्तिगत बचत बैंक खाता धारकों को अनिवार्यतः पासबुक जारी करें। यदि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक यह विवरण पाना पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक को अनिवार्यतः मासिक खाता विवरण जारी करना चाहिए। ऐसा पासबुक या खाता विवरण जारी करने का व्यय ग्राहक से नहीं वसूलना चाहिए। यहाँ क्लियर मेंशन है, यदि आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको पासबुक जारी होना ही चाहिए। आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और पासबुक की उतनी अनिवार्यता नहीं रहती है, लेकिन ये बैंक का दायित्व है कि आपके लिए यदि पर्सनल अकाउंट आपका है तो आपको एक बैंक पासबुक जारी होनी चाहिए। और यदि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए तो है ना, मासिक खाता विवरण होना चाहिए और इसका कोई भी बैंक आपसे शुल्क वसूल नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेक पेटी में डालने की सुविधा, चेक ड्रॉप बॉक्स के बारे में तथा चेक प्राप्ति की सूचना के बारे में रिजर्व बैंक के क्या अनुदेश हैं? RBI के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो चेक पेटी में डालने की सुविधा, चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा के बारे में और चेक रिसीविंग की सूचना के बारे में रिजर्व बैंक क्या कहता है? बैंक से यह अपेक्षित है वे अपने ग्राहकों को चेक पेटी में डालने की सुविधा तथा नियमित चेक संग्रहण काउंटरों पर चेक की प्राप्ति सूचना दोनों ही सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, तो चेक को पेटी में डालने की सुविधा और चेक कलेक्शन काउंटर दोनों बैंक को का नियम, मतलब बैंक के लिए कंपलसरी है। यदि ग्राहक काउंटर पर अपने चेक जमा करता है तो किसी भी बैंक को उस चेक के लिए प्राप्ति सूचना जारी करने से मना नहीं करना चाहिए। एक तो पहली बात तो चेक बॉक्स ड्रॉप बॉक्स सुविधा होनी चाहिए। यदि काउंटर पे आप चेक जमा करते हैं तो उसकी भी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बैंक से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को दोनों ही सुविधाएं अर्थात पेटी में चेक डालने की सुविधा अथवा काउंटर पर चेक सौंपने की सुविधा उपलब्ध होने के बारे में जानकारी प्रदान करें ताकि वह इस बारे में सोच समझकर निर्णय ले सके। ये बैंक का दायित्व है, बैंक के लिए कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है कि एक तो चेक ड्रॉप बॉक्स उस बैंक में होना चाहिए, साथ में काउंटर पे यदि ये चेक आप देते हैं तो उसकी रिसिप्ट की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इस इंक्वायरी काउंटर पर भी इसके बारे में सूचना होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा के संबंध में रिजर्व बैंक की क्या नीति है? एकल जमा खाता, सिंगल सेविंग अकाउंट। ठीक है, एक तो है ना जॉइंट सेविंग अकाउंट होता है कुछ माइनर्स का और मेजर्स का, मतलब मैच्योर का,
तो सिंगल सेविंग अकाउंट में क्या नियम कहता है ना, नॉमिनी के संबंध में बैंक को यह सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति खाता खोलने जा रहा है उसे सामान्यतः नामांकन करने के लिए आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं भरता है तो उसे नामांकन सुविधा के लाभों की जानकारी देनी चाहिए। इसके बावजूद भी वह नामांकन नहीं करता है तो बैंक उसे इस आशय का पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह दे कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि वह ऐसा पत्र भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता तो बैंक को खाता खोलने के फॉर्म पर उसका उल्लेख करना चाहिए। यदि अन्यथा पात्र पाया गया तो खाता खोलने की कार्रवाई करना चाहिए। किसी भी स्थिति में बैंक को केवल इस कारण से खाता खोलने से मना नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति ने नामांकन करने से मना कर दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंगल सेविंग अकाउंट आपका है तो आप खाता खोलने से पहले आपको नामांकन का काम करना है। नामांकन के लिए बैंक आपको बाध्य नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन ये है कि यदि आपको नामांकन नहीं करना है तो आपको एक पत्र के द्वारा ये बैंक को सूचना देनी चाहिए नामांकन फॉर्म मतलब आवेदन फॉर्म में। ठीक है, अगला पॉइंट है। इसके बाद ये वीडियो के संबंध में यदि आपको कोई क्वेरी हो, यदि डाउट हो या आपके कोई कमेंट हो या कुछ सुझाव हो, आप मुझे ज़रूर प्रस्तुत करें कमेंट सेक्शन में। यदि चेक संग्रहित करने में विलम्ब हो जाए तो इस बारे में क्या अनुदेश हैं। बैंक से चेक संग्रहित करने में विलम्ब हो जाए इस बारे में क्या अनुदेश हैं, यानी चेक कलेक्शन से संबंधित यदि डिले हो जाए। बैंक से अपेक्षित है चेक की खरीद के लिए अनुरोध, चेक करने के लिए समय सीमा, चेक के संग्रहण में विलम्ब होने पर ब्याज की अदायगी, स्थानीय और बाहरी चेकों को तत्काल जमा करना और चेक संग्रहण की नीति को भी प्रदर्शित करें। चेक संग्रहित की क्या नीति है बैंक को प्रदर्शित करना है, उसके संबंध में डिलेज है, समय सीमा है, वो सब भी प्रदर्शित करना है बैंक को। ये बैंक के लिए आरबीआई का सीधा निर्देश है चेक कलेक्शन के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे कहते हैं। हम यहाँ पे आपको लिए सूचना के लिए बता दें, रिमाइंड करा रहे हैं, यहाँ हम वित्तीय साक्षरता अभियान यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत ये हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आरबीआई के द्वारा ये ट्रेनिंग का हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई का एक अगला क्वेश्चन ये है इस टाइप से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसे कहते हैं। एनबीएफसी, ये एनबीएफसी के बारे में क्या है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है एवं जो ऋण और अग्रिम देने, शेयरों, स्टॉक, बॉन्डों, डिवेंचरों, सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रतिभूतियों या उसी प्रकार की बिक्री योग्य अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टे पर देने, किराया खरीद, बीमा कारोबार, सिट कारोबार में लगी हों, किंतु उनमें ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मूल कारोबार कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधि, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री, निर्माण है। ऐसी गैर बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और जिसका मूल प्रधान कारोबार किसी योजना या प्रबंध में किसी अन्य प्रकार से जमा राशियाँ प्राप्त करना है या किसी प्रकार से उधार देने का कार्य करती हैं, वह कंपनी एनबीएफसी कहलाती हैं। तो एनबीएफसी का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इनका काम बैंक का काम नहीं होता है, मेन काम बैंक का नहीं होता, लेकिन इनको भी कंपनी अधिनियम के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं और शेयरों, स्टॉक, बांडों आदि की ये खरीद फरोख्त कर सकती हैं। तो ये एनबीएफसी कहलाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक के समान कार्य कर रही हैं, बैंक और वित्तीय कंपनियों में क्या अंतर है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक के जैसे ही कार्य करती हैं तथापि इनमें निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और बैंक के बारे में क्या डिफरेंस है ये बताया हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग पर जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भुगतान और रिटर्न प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसलिए वे अपने ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जमाकर्ताओं बैंक के जमाकर्ताओं को वहाँ की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम से निक्षेप बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं है। मेन बात यह है कि जो एनबीएफसी कंपनी होती हैं भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं और ग्राहकों को चेक जारी नहीं कर सकती। एनबीएफसी जो कंपनियां हैं वो चेक जारी नहीं कर सकती हैं। मेन पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हो? ठीक है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झा के अंतर्गत प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1914 की धारा 45 झा के खंड का में यथा परिभाषित गैर वित्तीय संस्था को कोई भी कारोबार आरम्भ करने अथवा जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण करना अनिवार्य है। ये बात क्लियर है। एनबीएफसी जो कंपनी है ना, उनका आरबीआई के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। क्या सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं और जनता की जमा राशियां स्वीकार करने हेतु क्या क्या अपेक्षाएं हैं? सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं हैं। केवल वे गैर बैंकिंग कंपनियां जिनके पास जनता से जमा राशि स्वीकार करने के अधिकार वाला वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वे ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता से जमा राशि स्वीकार कर रख सकती हैं। जनता से जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम निवल स्वर्णाधिकृत निधियां होनी चाहिए और उनके द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकती हैं। कुछ अलग से उनके लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन होते हैं स्पेशल राइट के अंतर्गत। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निवेश करते समय जमाकर्ता को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के संबंध में क्या क्या मुख्य विशेषताएं नोट कर लेनी चाहिए? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्ट में क्या आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विनियम इस प्रकार हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को न्यूनतम 12 महीने की अवधि, अधिकतम 60 महीने की अवधि के लिए जनता से जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति है। ये बैंक पर देय जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय पर निर्धारित की गई उच्चतम दर से अधिक ब्याज नहीं दे सकती। वर्तमान में उच्चतम सीमा 12.5% वार्षिक है। ब्याज का भुगतान और गणना कम से कम एक माह के अवधि के अंतराल की जा सकती है। जो रेट लिखी हुई है इसको रेट को अपडेट कर लेना, ये उस समय के हिसाब से ये रेट लिखी हुई है जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ताओं को उपहार, प्रोत्साहन राशि अन्य कोई सुविधा नहीं दे सकती हैं। ठीक है, उपहार, प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकती। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कुछ उपकरण, लीजिंग, किराया खरीद वित्तीय कंपनी छोड़कर कोई न्यूनतम निवेश श्रेणी का साख निर्धारण प्राप्त हो। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जमा की गई राशियों का बीमा नहीं होता है। तो जो एनबीएफसी कंपनी है उन पर जमा राशि को बीमा नहीं होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमा राशि की चुकौती भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीकृत नहीं है। भाई जमा राशि है उसकी चुकौती है ना, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई गारंटी नहीं दे रहा है। जमा राशि आमंत्रित करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी आवेदन पत्र से उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबंधित कुछ अनिवार्य खुलासे अंकित होते हैं, बातों को प्रकट किया गया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास धन जमा करते समय जमाकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे एनबीएफसी कंपनियां हैं उनके पास यदि अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमा करते हैं, सेविंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो नंबर 1, जनता की सभी जमा राशियाँ आरक्षित हैं। दूसरा, उचित जमा रसीद के लिए आग्रह करें जिसमें जमाकर्ताओं के नाम के अलावा राशि जमा करने की तारीख, शब्दों और अंकों में राशि, देय ब्याज दर और परिपक्वता तिथि का उल्लेख हो। जमा रसीद पर कंपनी द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी को विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिरता की मौजूदा स्थिति या कंपनी द्वारा दिए गए किसी विवरण या दिए गए परीक्षणों या व्यक्तिगत राय के सही होने, कंपनी द्वारा जमा राशि की अदायगी और दायित्वों के मोचन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक कोई दायित्व या गारंटी नहीं स्वीकार करता है। क्लियर बात है, आरबीआई साफ कह रहा है कि भाई कोई गारंटी नहीं है तुम्हें कितना पैसा वापस मिले या तुम्हारी क्या इतनी लायबिलिटी हो।
सीधी सी बात क्लियर ये है। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी की क्या क्या मतलब कहीं घाटे में तो नहीं चल रही है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट। यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा राशि की चुकौती करने में चूक करती है तो जमाकर्ता क्या कार्रवाई कर सकते हैं। यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा राशि चुकौती में चूक करती है तो जमाकर्ता कंपनी लॉ बोर्ड या उपभोक्ता मंच में जा सकता है या जमा राशि की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ मतलब ये है कि यदि आपको जमा राशि जमा कर दी और आपको वापस चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी लॉ बोर्ड या उपभोक्ता मंच में जा सकता है। तो आरबीआई के लिए कुछ नहीं कर सकता, जमा आप दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हो, सिविल केस। ठीक है। क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई लोकपाल है। भाई एनबीएफसी जो कंपनी है उसमें सुनवाई के लिए कोई लोकपाल है, बिल्कुल क्लियर लिख दिया, कोई लोकपाल नहीं है, ये कोई ओम्बड्समैन नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सहकारी बैंक क्या है। प्राथमिक सहकारी बैंक क्या है, यानी शहरी सहकारी बैंक क्या है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, जिसे शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से यह एक सहकारी समिति है जो प्राथमिक कृषि साख समिति से अलग है। इसका उद्देश्य इस प्रकार है, बैंकिंग कारोबार करना जिसकी प्रदत्त अनुसूची एवं रक्षित निधियां 1 लाख रुपए से कम नहीं है, इसकी उपलब्धियां अन्य सहकारी समितियों को अपना सदस्य बनाने की अनुमति नहीं देती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शहरी सहकारी बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर है। तो शहरी सहकारी बैंक अनिवार्य रूप से किसी भी राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत अथवा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो जो शहरी सहकारी बैंक है वो सहकारी समिति होती है एक टाइप की। ये बैंक प्रजातंत्र सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जहाँ एक सदस्य का एक ही बोर्ड होता है, चाहे उसके शेयर धारता कितनी भी हो। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण में कार्य करते हैं। एक तो आरबीआई के अंतर्गत ये कंट्रोल में रहते हैं और राज्य और केंद्र सरकार के कंट्रोल में। शहरी सरकारी बैंक सामान्यतः स्थानीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं और उनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। दूसरी ओर वाणिज्यिक बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप पर पंजीकृत होते हैं। ये बैंक नियमित निकाय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, जहाँ वोटिंग का अधिकार व्यक्ति विशेष की शेयरधारता के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों का एकमात्र नियामक एवं पर्यवेक्षक होता है। वाणिज्यिक बैंक को कार्य संपादन में शहरी सहकारी के मनुष्य से ज़्यादा स्वायत्ता होती है। वाणिज्यिक में नहीं, कमर्शियल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक में एसबीआई ये सभी बैंक आते हैं। ठीक है। एक वृद्ध बीमार अशक्त ग्राहक किस प्रकार उसके खाते का संचालन कर सकता है। कोई भी वृद्ध है, बीमार है, अशक्त है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो क्या कर सकता है। एक खाता धारक जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है और ना ही बैंक में अपने खाते से पैसा निकालने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है, परंतु चेक आरंभ पर्ची पर हाथ अथवा पैर का अंगूठा निशान लगा सकता है। ऐसे मामलों में अंगूठा निशान की सहायता होने ऐसे 2 गवाहों की जानी चाहिए जिनको बैंक जानता है। इन 2 गवाहों में एक व्यक्ति बैंक का उत्तरदायी अधिकारी होगा। ठीक है। कहने का मतलब कोई भी वृद्ध है, बीमार है, बैंक नहीं जा सकता, तो क्या करेगा वो, अंगूठा लगाएगा। ठीक है। हाथ और पैर का, और शिनाख्त के 2 गवाहों को जरूरत की जाएगी और एक गवाही उसमें बैंक का अधिकारी भी होगा। क्या स्थानीय बाहरी चेक की राशि तुरंत खाते में क्रेडिट होने की सुविधा सहकारी बैंक के खाते को प्राप्त है। यदि बैंक खाते के संचालन संतुष्ट है तो गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के ₹5,000 एवं अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ₹7,500 तक के सभी स्थानीय बाहरी चेक के तुरंत क्रेडिट दे सकते हैं। बैंक के फेल हो जाने पर जमाकर्ता की जमा राशियों का क्या होगा। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि भैया बैंक फेल हो गया, बैंक दिवालिया हो गया। ठीक है। तो बैंक के परिसमापन, विलयकरण, मर्जर, लाइसेंस निरस्तीकरण की तिथि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से बीमाकृत प्रत्येक बैंक के जमाकर्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जमा राशियाँ जो कि एक ही अधिकार में रखी गई हैं बीमाकृत रहेंगी। यानी 1 लाख रुपए का बैंक गारंटी देगा इंश्योरेंस के तहत। ठीक है।
जमाकर्ताओं को कैसे यह ज्ञात होगा कि बैंक बीमाकृत है अथवा नहीं? ये कैसे पता चलेगा कि बैंक इंश्योरेंस देता है कि नहीं देता? डीआईसी जैसी किसी बैंक को बीमित करते समय शाखाओं में प्रतिष्ठित करने हेतु छपे हुए पैम्फलेट प्रदान करता है, जिसमें बीमाकृत बैंक के जमाकर्ताओं को कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किए संबंधी सुरक्षा का वर्णन होता है। ठीक है, ये डीआईसी बता देता है कि कौन सा बैंक इंश्योरेंस प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये किन किन संस्थाओं से मिलता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कृषि ऋण एवं उससे संबंधित कार्यों के लिए ऋण दिए जाने का कार्ड है, जिसे सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी सैनिक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से फसली ऋण, जिसे अल्पावधि ऋण भी कहते हैं, मियादी ऋण एवं कृषि से संबंधित कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त किया जाता है। क्लियर लिखा हुआ है केसीसी एंड किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ये पॉपुलर है कार्ड। केसीसी इसमें क्या होता है कि वाणिज्य बैंक और जो आरआरबी बैंक है, सहकारी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और जैसे फसलों के ऋण के लिए, लोन के लिए अल्पावधि मियादी ऋण में जारी किया जाता है। ठीक है, तो इससे लोन ले सकते हैं। कृषि से संबंधित कार्य क्या क्या होते हैं? कृषि कार्यों से संबंधित ऋण जैसे मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय एवं बागवानी आदि हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लेने से किसानों को क्या फायदा है? तो किसान क्रेडिट कार्ड एक चक्रीय निधि है, जिसके पास होने से किसान उधारदाताओं पर निर्भर नहीं रहता है तथा वर्ष में अपनी निर्धारित सीमा में बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो किसानों को क्या फायदा है? एक तो साइकिल फंड रहता है और एक वर्ष में निर्धारित सीमा से में बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है, एक वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जनरल क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्ड व्यावसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अधिकतम ₹25,000 तक जारी किया जाता है, जिसका उपयोग कार्ड धारक अपनी आवश्यकताओं से कर सकता है। इसके लिए ऋणी को किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ये कुल मिला के कुछ स्पेशल नहीं है, इसको हम क्रेडिट कार्ड के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ये वही बात, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वो किसान क्रेडिट कार्ड था, वही जनरल क्रेडिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन यही है कि किसान क्रेडिट कार्ड एवं जनरल क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? किसान क्रेडिट कार्ड एवं जनरल क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? किसान क्रेडिट कार्ड केवल किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों दिया जाता है, जबकि जनरल क्रेडिट कार्ड किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में हो जाता है, जिससे वे अपनी आवश्यकता किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कितना अच्छा पॉइंट है। जनरल क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, जनरल क्रेडिट कोई भी ले सकता है, जनरल क्रेडिट किसान भी ले सकता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जनरल क्रेडिट कार्ड है वो तो जनरल है, आम आदमी के लिए। ठीक है, किस प्रकार के नोटों को गंदे और कटे फटे नोट कहा जाता है? ठीक है, गंदे और कटे फटे नोट के बारे में कई बार हमने सुना है, परेशान रहते हैं, नोट नहीं चल रहा है, तो क्या बैंक क्या कह रहा है? आरबीआई गंदे नोटों में वे नोट आते हैं जो कि बहुत इस्तेमाल किए जाने के कारण गंदे और सिकुड़ गए हों। कटे फटे नोटों में वे नोट आते हैं जो फटे हों, विलोपित बने हों, जल गए हों, धुल गए हों या फिर दीमक लगे हों। ठीक है, दोहरे नंबर वाला बैंक नोट जिसके 2 टुकड़े हो चुके हैं किंतु दोनों टुकड़ों का नंबर सही बच गया है, ऐसे नोट को वर्तमान में गंदा नोट माना जाता है। यानी दोनों नंबर वाला बैंक नोट है, 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों पर नंबर सही है, तो वो गंदा नोट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज, क्या इस प्रकार के नोट बदले जा सकते हैं? हाँ, सभी बैंक शाखाओं को गंदे नोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो गंदे नोटों के लिए क्या स्थिति है? गंदे नोट और कटे फटे नोट के लिए आप बैंक में जाके बदल सकते। क्या कोई भी आम आदमी बैंक में खाता खोल सकता है? भाई खाता खोलने के बारे में कई बार सुना है हमने, वो लगती गारंटी लगती है, तो इसलिए रिजर्व बैंक क्या कहता है? रिजर्व बैंक ने बिना किसी न्यूनतम रकम से बचत खाता खोलने के निर्देश सभी बैंकों को दिए गए हैं। जो खाता अति गरीब वर्ग के लिए है, ऐसे बचत खाते को नो फ्रिल खाता कहा जाता है। नो फ्रिल खाता एक तरह का बचत खाता है
शून्य अकाउंट जो शून्य या न्यूनतम राशि से खुल सकता है। इस खाते में शून्य संख्या जमा एवं पैसा निकालने की सुविधा होती है। यह खाता सरल ग्राहक पहचान प्रक्रिया से खोला जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी सुविधा होती है। बैंक में खाता खोलने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बैंक का प्रोजेक्ट का विवेक समझ इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीएम की बात की गई है, ऑनलाइन अकाउंट की बात की गई है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन के लाभ क्या हो सकते हैं। हमने उसको बोला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इतनी सी बात समझ लो। आपको याद हो कि कुछ समय में बैंक ने जीरो अकाउंट खोले थे, क्या बोला था उसको, है ना, ये उसकी बात है। ग्रामीण क्षेत्र की जो बचत अभी बैंकों के पास नहीं आ रही है, उसे बैंक जमाओं में परिवर्तित किया सकता है। गरीब लोग बचत के अंदर डालकर उसका लाभ उठा सकते हैं। बैंक को उनका धन सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज मिलने से उसमें वृद्धि भी होती है। बैंक से जुड़कर आम आदमी को बैंक से मिलने वाली सुविधाएं जैसे खेती के लिए कर्ज, मकान के लिए कर्ज, उच्च शिक्षा के लिए कर्ज आदि भी प्राप्त हो सकता है। छोटे छोटे कारीगर अपने व्यवसाय के लिए भी बैंक से ऋण की सुविधा ले सकते हैं। इतना ही, बैंक के माध्यम से आसानी से कम समय में पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा सकता है। बैंक के माध्यम से बीमा की भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है। बैंक के माध्यम से कई लाभकारी निवेश जैसे म्यूचुअल फंड और पेंशन स्कीम आदि का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जनहित में जारी करता भारतीय रिजर्व बैंक, वो भारतीय रिजर्व बैंक की साइट भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वित्तीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत ये एक स्पेशल वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए बनाया गया था और बहुत ही अच्छा वीडियो, मेरा मानना है कि एक अच्छा वीडियो एक हमारे व्यूअर्स के लिए तैयार हुआ है। और फिर भी किसी को कोई कमेंट करना हो, सुझाव हो, और वही इम्पोर्टेंट बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, व्यू करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने अगले वीडियो के लिए मुझे शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।